नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरह की खबरें और जिस तरीके के नतीजे महाराष्ट्र में आए उससे तो यही समझ में आने लगा कि दिल्ली से लेकर गली तक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ही हर जगह पर नजर आ रही है। लेकिन इस सब के बीच में बार बार विदर्भ में जिस तरह से कांग्रेस मजबूत नजर आ रही थी, जिस तरह से कांग्रेस ने पहले नगर पंचायत और नगर परिषद में और अब हाल ही में हुए महानगर पालिका के चुनाव में लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी को हराया था, इससे कहीं ना कहीं यह लग रहा था कि जिस विदर्भ से देवेंद्र फडणवीस से लेकर नितिन गडकरी आते हैं, उस विदर्भ पर कांग्रेस की जो होल्ड है वो अब भी बरकरार है और कांग्रेस ने अपने होल्ड को बरकरार रखा हुआ है। लेकिन अब जिस तरह से इनफाइटिंग का असर महाराष्ट्र कांग्रेस में देखने मिला है, जिस तरह से शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है, ऐसा लगता है कि दो लोगों की लड़ाई में तीसरे को फायदा हो रहा है। और आज हम इसी सब मुद्दे पर बात करेंगे। आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। जानकारी यह कि हाल ही में जिस तरह से मुंबई में महानगर पालिकाओं के चुनाव हुए थे, ठीक उसी तरह के चुनाव चंद्रपुर में हुए थे। और चंद्रपुर महानगर पालिका जहां पर 66 सीट्स मौजूद हैं, जब नतीजे आए तब सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली कांग्रेस की पार्टी। 66 सीट्स में से 27 सीटों पर उन्हें जीत मिली, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 23 सीटों पर ही जीत मिल पाई। इसके बाद शिवसेना यूबीटी जो है, जो हमने देखा है कि कांग्रेस के साथ कई जगहों पर 2019 में जब महाविकास आघाड़ी बनी थी उनके साथ में ही मौजूद थे। शिवसेना यूबीटी को 6 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस ने एक और पार्टी जिसको अपना समर्थन दिया था, भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष, उसे 3 जगहों पर सीट मिली। और जिस वंचित बहुजन आघाड़ी जो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, जिसके साथ कांग्रेस से चुनाव लड़ रही थी, उन्हें 2 जगहों पर जीत मिली। अब 66 में आपको 34 सीट्स जो हैं चाहिए होते हैं अपना महापौर बनाने के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, कांग्रेस 27, शिवसेना यूबीटी 6, जो भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष है 3, वंचित बहुजन आघाड़ी 2। तो ऑन पेपर तो यह समझ में आ चुका था कि कांग्रेस अपने दम पर और अपने साथ जो सहयोगी हैं उन्हें मिलकर चंद्रपुर महानगर पालिका में अपने महापौर को बिठाने जा रही है। और ऑन पेपर यह कांग्रेस के लिए एक केक वॉक नजर आ रहा था और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटके के तौर पर इसे देखा जा रहा था कि विदर्भ पर से भारतीय जनता पार्टी की जो कमी है, जो पकड़ है, वो कमजोर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस दिन चुनाव हुए और महापौर चुना गया, उस दिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रत्याशी को महापौर के लिए वहां पर तैयार किया था, उसकी जीत हो गई और 1 वोट से उसकी जीत दर्शकों यहां पर हुई है। हाल ही में जनवरी में कैरवान में एक आर्टिकल आया था। आर्टिकल लिखा था सुनील कश्यप ने, और आर्टिकल का नाम था व्हाई कांग्रेस कीप्स लूजिंग इलेक्शंस। उसमें बिहार के बारे में बातचीत की थी, बताया था कि कैसे बिहार में कांग्रेस में इनफाइटिंग नजर आ रही है, और भी कई पहलुओं पर बात की गई थी। मुझे लगता है कि अगर आप केवल बिहार के जगह पर उसे महाराष्ट्र डाल दें और जो पात्र हैं उसे बदल दें, यहाँ के नेताओं को डाल दें, तो ये कांग्रेस के लिए हर जगह पर वैलिड है। यहां पर शिवसेना यूबीटी के जो पार्षद चुनकर आए थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, जिसका असर कांग्रेस को देखने मिला। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी जो परेशानी हुई है वो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की हुई है। एक कांग्रेस के नेता ने मुझसे एक बार कहा था कि कांग्रेस को किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं है, कांग्रेस के भीतर ही इतनी दुश्मनी मौजूद है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन फाइटिंग का असर कांग्रेस में किस तरह से हो रहा है महाराष्ट्र में, और तो और क्या शिवसेना यूबीटी ने जिस तरह से बीजेपी को यहां पर समर्थन दिया और इनके कई मतभेद सामने आए हैं, तो क्या इससे यह माना जाए कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने साथ में आकर जो महाविकास आघाड़ी का गठन किया था, जिसे आगे बढ़कर 2024 में हमने इंडिया अलायंस देश लेवल पर देखा, नेशनल लेवल पर देखा, क्या वो खत्म हो चुका है? और तो और क्या इन फाइटिंग की वजह से ही धीरे धीरे महाराष्ट्र के गली गली में हमें कांग्रेस या शिवसेना यूबीटी या एनसीपी नजर नहीं आती है, लेकिन हर जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पकड़ बना ली है? आज कई मुद्दों पर आपसे बात करेंगे और ये जरूरी बातों को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब भी मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।
कांग्रेस में जो इनफाइटिंग हुई या जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को धोखा दिया और भारतीय जनता पार्टी का 2022 में समर्थन किया, ठीक वैसा ही कुछ शिवसेना यूबीटी के पार्षदों ने किया। इस पर आने से पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना बहुत जरूरी है दर्शकों, ताकि आपको पता चले कि हो क्या रहा है। बीएमसी में अब जब चुनाव थे या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस थे, उस समय शिवसेना यूबीटी चाहती थी कि विपक्ष एक साथ लड़े, यानी वो चाहते थे कि कांग्रेस भी उनके साथ आए। लेकिन तब कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया कि नहीं, क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ राज ठाकरे हैं, हम साथ में नहीं जा सकते, हम अलग से लड़ेंगे। और इसका असर क्या हुआ? मुंबई में जब नतीजे आए तब भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभरी। शिवसेना यूबीटी ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन क्योंकि ये लोग अलग अलग चुनाव लड़े थे तो वोटों का बंटवारा हो गया, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी हुआ और तो और उनके साथ एकनाथ शिंदे और दूसरे नेताओं को हुआ। और अब भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे बीएमसी की सत्ता में मौजूद हैं। और अगर चंद्रपुर की बात करें तो जैसे मैंने आपको नतीजे बताए कि नतीजों के बाद यह लग रहा था कि कांग्रेस ने जिस वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ यह चुनाव लड़ा था, और अगर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का समर्थन मिलता है तो वो वहां पर अपने महापौर को बिठा सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको यह बताने की शुरुआत की जानी चाहिए कि जो लड़ाई की शुरुआत हुई वो शिवसेना यूबीटी वर्सेस कांग्रेस नहीं हुई। ये जो शुरुआत हुई वो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हुई। कांग्रेस के भीतर ही इतनी इनफाइटिंग होती है कि एक नेता दूसरे नेता के खिलाफ लड़ता रहता है, और ये बात शायद भारतीय जनता पार्टी को पता है, जो बार बार इसका फायदा उठाती है। और यही चीज चंद्रपुर में होता हुआ दर्शकों नजर आ रहा है। जब यहां पर कांग्रेस के 27 कॉर्पोरेटर्स चुनाव जीत गए थे, उसके बाद हमने ये देखा कि वहां पर 2 सीनियर कांग्रेस नेता, एक जिनके देखरेख में चंद्रपुर चलता है, कांग्रेस के जो नेता हैं, सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, पूर्व मंत्री हैं और विधायक हैं, विजय वडेट्टीवार, और दूसरे चंद्रपुर की जो अभी सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी से आती हैं, प्रतिभा दानोरकर। इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लड़ाई नजर आई। हर कोई चाहता था कि उनके जो करीबी लोग हैं उन्हें सबसे ज्यादा पद मिले, वो इस पद पर जाएं, और यहीं से इनफाइटिंग की शुरुआत होती है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि 27 जो पार्षद कांग्रेस के चुन के आए थे, उसमें से प्रतिभा धानोरकर के जो पार्षद चुनकर आए थे, जो उनके करीबी थे, उन्हें धानोरकर ने एक होटल में रख दिया था। विजय वडेट्टीवार भी उनके ही पार्टी से हैं, लेकिन इन्होंने अपनी मनमानी के लिए अपने पार्षदों को होटल में रख दिया। ऐसे में अपने शो ऑफ स्ट्रेंथ के लिए विजय वडेट्टीवार अपने पार्षदों को दिल्ली ले गए और सेंट्रल लीडरशिप के सामने बताया कि क्या हो रहा है। इस सब के बीच में फिर सेंट्रल लीडरशिप जो है कांग्रेस की, वो पूरे पिक्चर में आई। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस जो है पिक्चर में आता है, और उनकी ओर से एक पावर शेयरिंग फॉर्मूला तय किया जाता है। उसमें यह कहा जाता है कि जो महापौर होगा वो धानोरकर के ग्रुप से होगा, और जो ग्रुप लीडर होंगे वो विजय वडेट्टीवार के ग्रुप से होंगे। लेकिन जब तक ये पूरी लड़ाई चलती रही, कई दिनों तक फैसला आने के बाद आप जीत रहे थे, उसके बावजूद आपने इतना समय लिया कि दूसरे नंबर पर रही भारतीय जनता पार्टी इसे धीरे धीरे चुपचाप देख रही थी, और उन्होंने ऐन मौके पर इसका फायदा उठाया। उद्धव ठाकरे के जो पार्षद थे उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट किया। वंचित बहुजन आघाड़ी, प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी, जिसके साथ में कांग्रेस के गठबंधन था, उनके जो 2 पार्षद चुनकर आए थे वो वोटिंग के लिए ही नहीं आए, जबकि AIMIM, जिसे हम बार बार भारतीय जनता पार्टी के टीम भी कहते हैं, वो वोटिंग के समय न्यूट्रल रहे। और इस सब के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से संगीता खांडेकर, जो जिन्हें उन्होंने महापौर पद के लिए मैदान में उतारा था, उन्हें 32 वोट मिले, और कांग्रेस के वैशाली महादले को केवल 31 वोट मिले। यानी 1 वोट से भारतीय जनता पार्टी चंद्रपुर में, जहां के लोगों ने कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट दिया, वहां पर भी महापौर वो बना सके। दोस्तों, ये जो लड़ाई है ये हर जगह पर आपको नजर आएगी। कांग्रेस के भीतर इन फाइटिंग हर जगह पर मौजूद है। मुंबई कांग्रेस का एक उदाहरण आपको दूं तो वर्षा गायकवाड़ के मुंबई कांग्रेस के ही नेताओं से बनती नहीं है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस से अगर आप कभी मिलेंगे और पूछेंगे तो वो कहते हैं कि मुंबई कांग्रेस को छोड़ आप किसी पर भी बात कीजिए, ये एक अलग लड़ाई चल रही है। और ये अभी से नहीं, इससे पहले मिलिंद देवरा थे, संजय निरुपम थे, तब से आप देख लीजिए कि मुंबई में कांग्रेस के लोग एक दूसरे के खिलाफ लगातार लड़ते रहते हैं। अब भी वर्षा गायकवाड़ वर्सेस भाई जगताप का एक मामला सामने आता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दिन ब दिन कांग्रेस यहां पर कमजोर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये जो इन फाइटिंग है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये रही कांग्रेस की बात। वहीं दूसरी ओर आपको यह समझना होगा कि क्या शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के बीच का जो गठबंधन था, जो ये 2019 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए ये एक साथ आए थे, क्या उसमें भी डेंट पड़ चुका है?
देखिए 2019 में तो सत्ता में आने के लिए ये साथ में आए थे। ये जो राइवलरी थी, ये जो दुश्मनी थी, वो फ्रेंडशिप, दोस्ती में तब्दील हो गई। आप सत्ता में थे, आपको मंत्री बनाया गया, आप नेता बने, बहुत अच्छी बात है। 2022 में जैसे ही सत्ता टूटी, जैसे ही एकनाथ शिंदे ने पार्टी को तोड़ा, तब से लेकर अब तक आप देखिए शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के बीच में केवल और केवल मतभेद नजर आ रहे हैं। शुरुआत होती है लोकसभा चुनाव 2024 में। 2024 में शिवसेना यूबीटी के जो नेता हैं उद्धव ठाकरे, उन्हीं के नाम पर यह पूरा चुनाव लड़ा गया था, क्योंकि वो 2019 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी थे। और तब शुरुआत होती है सांगली नामक एक जगह से, जो लोकसभा की सीट है और वो कांग्रेस की सीट रही है, लेकिन शिवसेना ने कहा कि हमने आसपास के सीटों में एडजस्ट किया है, तो ये सीट आपको हमें देना है। ये बात कांग्रेस के नेताओं को पसंद नहीं आई। शिवसेना ने जहां अपने कैंडिडेट को उस सीट से उतारा, तो वहीं कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट को एज एन इंडिपेंडेंट वहां पर उतारा और शिवसेना वो सीट हार गई। जबकि कांग्रेस के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे विशाल पाटिल, वो जीत गए और बाद में उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया। इससे एक बात तो साफ हो गई कि शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के बीच में चीजें अच्छी नहीं चल रही थी, और इसकी कई वजह भी थी। 2019 के बाद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे पॉपुलर हुए थे। उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से एक सेक्युलर मुद्दा उठाया था, उसके वजह से बड़े पैमाने पर लोग उनसे अट्रैक्ट हो रहे थे। और इसमें सबसे बड़े वोटर्स कौन थे पता है आपको? मुस्लिम वोटर्स। मुस्लिम वोटर्स क्योंकि उद्धव ठाकरे की तरफ अट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे थे, ऐसे में कांग्रेस के नेताओं से अगर आप मिलते तो वो कहते कि अरे ये हमारे वोटर्स हैं, उद्धव ठाकरे इसे ले जा रहे हैं, उद्धव ठाकरे इसे हाईजैक कर रहे हैं। ये बात कांग्रेस को पसंद नहीं आई, और इसलिए आप पाएंगे कि जब विधानसभा के भी चुनाव हुए थे, ये साथ में लड़े थे, लेकिन कई जगहों पर इनफाइटिंग देखने मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा हुआ था। फिर आता है बीएमसी और तमाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस। वहां पर भी आप देखते हैं कि राज ठाकरे का एक उदाहरण लेती है और एक कारण देती है कांग्रेस पार्टी, और कहती है कि नहीं, हम उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ नहीं जाएंगे, हम राज ठाकरे के साथ नहीं जा सकते हैं। जबकि 2019 में यही राज ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस के लिए पूरे महाराष्ट्र भर में प्रचार कर रहे थे। लेकिन मुंबई चुनाव से पहले कांग्रेस यह फैसला लेती है कि हम नहीं जाएंगे, और इसका जो असर है वो सभी पर पड़ता है, शिवसेना यूबीटी पर भी, राज ठाकरे पर भी और कांग्रेस पर भी। लेकिन इसके बावजूद लड़ाई के चलते ये सभी चीजें जो है भूल जाते हैं कि वो लड़ते रहते हैं, और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। अब क्योंकि मुंबई में बीजेपी को फायदा हुआ, अब ऐसा लगता है कि उसका कहीं ना कहीं जवाब चंद्रपुर में दिया गया है। अगर ऑन रिकॉर्ड में आपसे कहूं, शिवसेना के नेता ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो वहां के लोकल फैक्शन ने फैसला लिया था, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो वही सवाल ये है कि चाहे लोकल फैक्शन ने फैसला लिया हो या नहीं लिया हो, सच्चाई यह है कि शिवसेना यूबीटी के पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी को वहां पर सत्ता में लाया और कांग्रेस विपक्ष में रह गई। उनकी इनफाइटिंग की बात मैंने इतनी की, लेकिन यहां पर उतनी ही बड़ी गलती शिवसेना यूबीटी की है। और शिवसेना यूबीटी के इन पार्षदों की गलती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि जब आपके पार्टी को तोड़ा गया, तो आपके पार्टी को तोड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, जिन्होंने एकनाथ शिंदे को आपसे अलग किया। एकनाथ शिंदे अपने साथ पूरी पार्टी ले गए, और तब से ही आप अपने आप को महाराष्ट्र में फिर से लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जिस भारतीय जनता पार्टी की वजह से आपके पास ना आपका चुनाव चिन्ह मौजूद है, ना आपका पॉलिटिकल सिंबल हो या पॉलिटिकल नेम हो वो मौजूद है, अगर उन्हें आप सत्ता में लाते हैं, तो क्या यहां पर आप पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए? संजय राउत की ओर से अब कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे वहां पर बातचीत करेंगे और पता लगाएंगे कि हुआ क्या था। स्थानिक पातळीवरती काय झालंय त्या संदर्भात उद्धव ठाकरे आता माहिती घेत आहेत, पण पक्षातले बहुसंख्य लोक या भूमिकेशी, या विचारांशी या क्षणी मान्य नाही। अब संजय राउत भले ही कहें कि बातचीत की जाएगी, पता लगाया जाएगा, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या संजय राउत ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की जानकारी नहीं होने के बावजूद ये फैसला लिया गया? जो लोग जिन्हें उद्धव ठाकरे ने टिकट दिया, वो उद्धव ठाकरे की बात नहीं सुनते हुए अपने दम पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये देखना जरूरी होगा। दूसरी ओर कांग्रेस को भी ये देखना जरूरी होगा कि आप जिस प्रकाश अंबेडकर वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ यहाँ पर सत्ता में आने की कोशिश कर रहे थे, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, उनके दो कॉर्पोरेटर्स एन मौके पर वहां पर वोटिंग में नहीं आए थे, जिसके वजह से आपका मेयर नहीं बन पाया। वो आपके साथ अलायंस में थे, वहां पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना आपके साथ अलायंस में नहीं थी। राज ठाकरे का उदाहरण देते हुए आपने एक कारण बताया था, क्योंकि आपको लग रहा था कि आपके मुस्लिम वोटर्स आपसे दूर जा रहे हैं, और इसका खामियाजा आपको चंद्रपुर में भी भुगतना पड़ा।
कांग्रेस की इन फाइटिंग तो है, तो वो कैरवान के जैसे कि मैंने कहा, अगर आप वो आर्टिकल को देखें तो केवल किसी भी राज्य में आप जाइए, राज्य का नाम और वहां के नेताओं के नाम को आप बदल देंगे तो कहानी लगभग सभी जगहों पर वैसी ही है। और क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था कि मुसलमान केवल उन्हें ही वोट देंगे, वो तो उद्धव ठाकरे के पास चले गए थे, ऐसे में हुआ ये कि मुसलमान वोटर्स को भी शायद यहां पर यह समझ में आने लगा कि कांग्रेस को हमारा वोट चाहिए या फिर शिवसेना यूबीटी को हम वोट दे रहे हैं, लेकिन ये लोग हमारे मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं। ऐसे में आप पाएंगे कि महाराष्ट्र में एआईएमआईएम जिस तरह से आगे बढ़ रही है वो एआईएमआईएम के वजह से नहीं, ये एआईएमआईएम की सफलता नहीं है दोस्तों, ये विपक्ष की नाकामयाबी है। विपक्ष अपने आप में नाकामयाब रहा है, जिसके वजह से मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो तीसरे पार्टी की तरफ जा रहे हैं। और ये जो पूरा ऑपोजिशन का लॉस है उसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उठाती है। आप चाहे मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस का उदाहरण ले लीजिए या चंद्रपुर का उदाहरण ले लीजिए, महाराष्ट्र के वोटर्स अब भी बड़े पैमाने पर विपक्ष के लिए वोट देते हैं। मुंबई में तो उद्धव ठाकरे के पास पैसा नहीं था, कई जगहों पर कई सारे परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ा, जो बातें हम सुनते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको इतने सारे सीट्स मिले या फिर चंद्रपुर में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, चाहे वो नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, तो वोटर्स तो आपको वोट दे रहे हैं। आप लोग ही एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, जिसका असर जो है ये होता है कि गली गली में अब भारतीय जनता पार्टी अपना सत्ता जो है वो बनाती हुई नजर आ रही है। इसके लिए बीजेपी को आप मास्टर स्ट्रोक नहीं कह सकते, ये आप लोगों की कमजोरी या आप लोगों की खामियाजी है। अब आगे ये देखना जरूरी है कि इस ऑपोजिशन अलायंस का भविष्य क्या है। मुझे किसी नेता ने एक समय कहा था कि ये जो अलायंस होता है ये तभी काम करता है जब आप सत्ता में होते हैं, जब विपक्ष में ही होना है तब अलायंस का क्या मतलब है। लेकिन अगर आप लोकसभा के प्रोसीडिंग्स को देखें तो एक यूनाइटेड ऑपोजिशन का असर साफ तौर पर लोकसभा में देखने मिला, जहां पर नरेंद्र मोदी लोकसभा में प्रेसिडेंट के स्पीच पर मोशन ऑफ थैंक्स में भाषण करने नहीं आते हैं क्योंकि ऑपोजिशन यूनाइटेड है। संजय राउत दिल्ली में अगर उनके ट्विटर पर आप जाओ तो वो और राहुल गांधी साथ में नजर आते हैं, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता एक दूसरे से भी लड़ रहे हैं, उद्धव ठाकरे से भी लड़ रहे हैं और दो लोगों की लड़ाई में तीसरे को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाता है, क्या कांग्रेस अपने इन फाइटिंग को रोक पाती है, क्या कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच में जो लड़ाई चल रही है उस पर कहीं रोक लगती है। क्योंकि अगर नहीं लगेगा तो आप कितने भी ईवीएम को दोष दे दीजिए, आप मीडिया पर सवाल उठा लीजिए, आपके पास लोगों का समर्थन मौजूद है। जब आप लोग ही एक साथ नहीं हो तो लोग भी क्या कर सकते हैं, ये सच्चाई जो है कहीं ना कहीं सामने आ रही है। ऐसे में पिछले 2-3 दिन से कई सारी जानकारियां मैंने निकाली और इन्हीं जानकारियों को मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है, जिससे कि आपको मैं समझा सकूं कि आखिर दिन ब दिन विपक्ष कमजोर क्यों होता जा रहा है, कम से कम महाराष्ट्र में। और यहां पर उद्धव ठाकरे को भी उतनी ही सोचने की जरूरत है कि आगे जाकर आप क्या करेंगे। आप कभी हिंदुत्व की बात करते हैं, आप सेक्युलरिज्म की भी बात करते हैं, राहुल गांधी से आपका अच्छा होता है, कभी मुंबई में मराठी मानुस के मुद्दे को आप उठाते हैं। आगे जाकर व्हाट विल बी द पार्टी लाइन, ये जब तक आप तय नहीं करेंगे, जैसे भारतीय जनता पार्टी का एक पार्टी लाइन है, वो ये है कि हम हिंदुत्व पर जाएंगे, उसके लिए वो उल्टा सीधा बात भी करते हैं, मुसलमानों को गाली देते हैं, वो उनकी पार्टी लाइन है। आपकी पार्टी लाइन जब तक आप सेट नहीं करते हैं तब तक आपके वोटर्स या आपके लोग क्यों आपके साथ रहेंगे। और तो और आगे जाकर क्या आपको कांग्रेस की जरूरत नहीं है, क्या विपक्ष में आप कांग्रेस को अपने साथ में नहीं चाहते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, विपक्ष में महाराष्ट्र में केवल 50 सीटें हैं, उसमें भले ही आपके पास 20 सीटें हो, दूसरे नंबर पर कांग्रेस मौजूद है। ऐसे में अगर महाराष्ट्र विधानसभा में भी विपक्ष को आक्रामक होना होगा तब भी आपको एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर ये जो इन फाइटिंग है दर्शकों, कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी चुपचाप इसे देखती आई है और इसके वजह से उनकी जीत हुई है। यकीन मानिए ग्राउंड लेवल पर बड़े पैमाने पर विपक्ष का समर्थन मौजूद है, लेकिन वोट चोरी, ईवीएम, बाकी चीजों पर बात करने से पहले, वो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, आपकी जो आपसी लड़ाई है, आपसे ईगो बैटल्स है, उसे जब तक आप सेटल नहीं करते हैं तब तक आप केवल लड़ते रहेंगे। एक गुट को, चाहे वो इस तरफ का हो या उस तरफ का हो, भारतीय जनता पार्टी अपने साथ ला देगा। हमने देखा है कई जगहों पर बीजेपी और कांग्रेस साथ में महाराष्ट्र में आए हुए हैं, बीजेपी एआईएमआईएम साथ में आए हुए हैं, अब बीजेपी और शिवसेना यूबीटी साथ में आए हुए हैं। बीजेपी क्यों सबको ले पा रही है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे से लड़ रहे हो। चंद्रपुर एक रीसेंट एग्जाम्पल है, लेकिन ये जो इन फाइटिंग है ये आज की नहीं है और जब तक आप इसे सॉल्व नहीं करते हैं विपक्ष महाराष्ट्र में कमजोर ही होता जाएगा।
मुझे लगा कि ये ज़रूरी बातें हैं जो आपके सामने रखने की ज़रूरत है और इस वीडियो के ज़रिए मैंने वही करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए ये केवल चंद्रपुर का वीडियो नहीं है, चंद्रपुर केवल एक उदाहरण है समझाने के लिए महाराष्ट्र में विपक्ष की हालत क्या है, और ये समझ आप गए होंगे जो भी संदेश मैं इसके ज़रिए देने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल इस वीडियो में आप मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, पसंद आया तो लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें, और तो और अगर आपने अभी मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लें। हम आगे भी ऐसे वीडियोस करते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।